डे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो पार्ट कवर किया था दैट वाज प्रोटेक्टिव लेयर्स। तो उसमें अपन ने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन देख लिए थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम जो पार्ट देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, दैट इज बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। So it is mitochondria. So mitochondria की थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लो कल तो, कि mitochondria was discovered by Kolliker, ठीक। कहां पे डिस्कवर किया? इन स्ट्रेट मसल्स, सॉरी इन स्ट्रिप्ड मसल्स। ओके, तो एक जनरल सेल की अगर अपन बात करें, एक जनरल सेल की, तो उसमें लगभग माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर 100 to 1600 तक के हो सकता है, ठीक है। 100 to लगभग 1600 के आसपास। वहीं अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के शेप वाइज बात करें तो शेप इसका रहेगा अप्रोक्स रॉड शेप, ठीक। वहीं अगर आप बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया किस कैटेगरी में आता है, तो इट इज डबल मेम्ब्रेनस, दो मेम्ब्रेन से बना हुआ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, राइट। इसके पहले जो हमने एक लेक्चर में एक बात बताई थी कि सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले हो सकते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन वाले हो सकते हैं। तो फिलहाल हम जो माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन वाला है, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक और वर्ड इसे दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस? क्योंकि ये सेल के लिए एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है। एटीपी इज बेसिकली एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक। इसे एक और नाम दिया गया है, इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि अपने फंक्शन से रिलेटेड ज्यादातर एंजाइम इसके पास खुद ही होते हैं, ये सेल से नहीं मांगता, ठीक है। बाकी के अदर ऑर्गेनल्स कैसे हैं, वो हर चीज के लिए सेल पर डिपेंडेंट है, लेकिन इसका नेचर कैसा है, अपने बेसिक काम करने के लिए इसके पास खुद का ही सारा मशीनरी अवेलेबल है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर जब अपन आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें हमें कुछ चीज दिखाई देगी, जैसे इट हैज ओन डीएनए, खुद का डीएनए प्रेजेंट है इसमें, 70s राइबोसोम्स भी है इसमें खुद के। देखो कंसेप्ट क्या है, जो सेल है, सेल यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रेजेंट कहां पे? इट इज प्रेजेंट इन, लिख सकते हैं यहां पे, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सारी यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट है। तो यूकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम होते हैं? 80s वाले होते हैं, ये अपन ने पहले देखा हुआ है। तो इसके अंदर इससे खुद के राइबोसोम होते हैं जो कि 70s टाइप के होते हैं, ठीक। तो इसके बाद का जो माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है वो आपको इसके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा शेप वाइज देख लेते हैं, इसका एक्चुअल साइज क्या है। इसका साइज जाता है लगभग 0.6 to 2.0 नैनोमीटर इन डायामीटर, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे इसकी लेंथ वाइज तो लगभग 5 से 10 नैनोमीटर इन लेंथ, ओके। तो नैनोमीटर मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय 1 नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to पावर -9 मीटर, ठीक है। इतना नैनोमीटर का वैल्यू होता है, मतलब काफी छोटे होते हैं, बहुत ही, ठीक। तो इसलिए अपन नेक्स्ट पार्ट पे स्विच करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है।
ठीक है। तो जैसा कि हमने बात किया कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है इट इज रॉड शेप स्ट्रक्चर। तो रॉड शेप है और साथ साथ में कैसा है, इट इज डबल मेम्ब्रेनस। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं सबसे पहले तो कुछ इस टाइप से रॉड शेप स्ट्रक्चर है। आप जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको याद आएगा कि सेम स्ट्रक्चर हमने बैक्टीरिया ही बनाया था, बहुत कुछ मिलता जुलता। तो बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। जब तीनों के स्ट्रक्चर हो जाएंगे ना तो एक बार टैली करके देखना, बहुत कुछ कॉमन है। और उसके कॉमन होने से क्या आप क्या कंक्लूड करते हो, ये भी इस पे भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेनस है, डबल लेयर्ड है। तो ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसके अंदर होगी इसकी इनर मेम्ब्रेन। तो ये है इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसे इनवर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। These are folds present on inner membrane. Right? तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक। इन दोनों के बीच में ये स्पेस दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पेरी प्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। इसे आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल सकते हैं कि दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। तो आपको क्या दिखाई दे रही है एक चीज कि जो इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट हैं, इन्हें कहते हैं फोल्ड्स ऑफ क्रिस्टी। दे आर कॉल्ड एज फोल्ड्स ऑफ क्रिस्टी, ठीक। फिर जैसे कि सेल में खुद का साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का मैट्रिक्स होता है। दिस इज मैट्रिक्स, ओके। इस मैट्रिक्स में राइबोसोम प्रेजेंट है। तो राइबोसोम भी कौन से वाले देख लो, ये फ्री राइबोसोम्स हैं। दे आर बेसिकली 70S टाइप राइबोसोम्स, ओके। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट है, तो ये है उसका खुद का डीएनए, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ओके। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे अपने को देखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर सरफेस है, देखो ये हो गई आउटर सरफेस, मतलब ये क्या है एक्चुअली साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं ये पूरी सेल है तो ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये साइटोप्लाज्म सरफेस और ये इसकी मैट्रिक्स सरफेस अंदर वाली। तो इस मैट्रिक्स सरफेस पे बहुत सारे बैडमिंटन रैकेट शेप्ड, फिर से रिपीट कर रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी है, इसकी इनर सरफेस पे बहुत सारे बैडमिंटन रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीसोम, अच्छे से देखना है ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम का एक और नाम है FOF1 particles, FOF1 particles, ठीक है। What are oxysomes? They are basically badminton racket shaped particles present on the inner membrane of the mitochondria is called as oxysome. They are also called as FOF1 particles. तो इस FOF1 पार्टिकल का अपन डायग्राम भी देख लेते हैं कैसा होता है। कुछ ये इस टाइप के दिखाई देंगे आपको, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज हेड, this is called as stalk and this one is base, head, stalk and base। तो एक थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एक एंजाइम बोले तो ऐसे ऐसे बायोकेमिकल्स हैं जो कि रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, दे आर एंजाइम्स। तो एक एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे, एटीपी सिंथेज,
देखो एटीपी सिंथेसिस मतलब नाम से ही क्लियर है, एटीपी सिंथेसिस करने वाला एंजाइम। ये कहाँ प्रेजेंट है? इन द हेड ऑफ द F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम्स। ठीक है, इसका मतलब है हम क्या कह रहे थे अभी तक के कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली कौन पार्टिसिपेट किसकी हेल्प से? इस एटीपी सिंथेसिस एंजाइम की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये क्रिस्टी है, ठीक है, बेसिकली क्रिस्टी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इस क्रिस्टी का रोल क्या है? ये क्रिस्टी जो है ये सरफेस एरिया बढ़ा रही है। देखो नॉर्मली अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक मेम्ब्रेन है और उसके बाजू में ये एक मेम्ब्रेन है, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? ऑफकोर्स इसका ज्यादा है। तो जितने ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतने ज्यादा ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, जितने ज्यादा ऑक्सीसोम्स रहेंगे उतना ज्यादा एटीपी सिंथेसिस का चांस भी बढ़ेगा। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो बेसिक रोल है, सबसे मेजर रोल क्या है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही रोल है, एटीपी सिंथेसिस का। ठीक है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती है, जैसे कि यहाँ के इसके मैट्रिक्स में यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलते रहता है, क्रेब्स साइकिल। वहीं आप बात करोगे इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। मैट्रिक्स में क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। ये दोनों ही प्रोसेसेस जो है एटीपी सिंथेसिस से रिलेट करती है। ठीक है, तो इस टाइप से एक बेसिक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है हमें देखने मिलता है। ओके, जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे बेसिक माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अपन अगला सेल ऑर्गेनल देखने वाले हैं, देखो अपने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं अभी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम्स, उसके बाद गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, ठीक है, और भी एक कुछ और माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसके बाद सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स अपने को वन बाय वन देखने हैं। तो अपन कोशिश करते हैं कि हर लेक्चर में एटलीस्ट 2 सेल ऑर्गेनल्स को भी कवर हो। तो अब अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो अगला सेल ऑर्गेनल देखने वाले हैं दैट इज लाइसोसोम। तो नेक्स्ट हेडिंग है, इट इज लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम की पहले डिस्कवरी से रिलेटेड बात करते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय डुवे। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय डुवे। तो लाइसोसोम्स आर मैक्सिमम इन नंबर in some WBCs like neutrophil, macrophages, etc. ठीक है, तो लाइसोसोम्स दे आर यूनिस मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेन के बने हुए हैं। ठीक है, दे आर synthesized बाय गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लाइसोसोम को बनाना। ठीक, दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, मतलब इनके अंदर का जो सैप है लाइसोसोम का बेसिकली वो कैसा है? एसिडिक नेचर का है। उसके बाद दे कंटेन एंजाइम्स which breaks down the
सब्सटेंसेस। ठीक है, कोई भी मटेरियल को तोड़ने का काम करेंगे, ये वो एंजाइम्स हैं। तो ये एंजाइम्स जो बेसिकली ये वाले हैं, इनका नेचर जो है हाइड्रोलाइटिक नेचर है, हाइड्रोलाइटिक नेचर। कौन सा हाइड्रोलाइटिक? एसिडिक कंडीशन में, तो मैं बोल सकता हूं दे आर एसिडिक हाइड्रोलाइटिक नेचर। ठीक है, मतलब कोई भी चीज को तोड़ेंगे वो एसिडिक मतलब एसिड, ठीक है, पता है। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइटिक मतलब तोड़ने वाले। तो एसिडिक कंडीशन में वाटर की प्रेजेंस में तोड़ने वाले एंजाइम ये प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में। ठीक, लाइसोसोम्स का एक और नाम से बहुत फेमस है बेसिकली, इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी कभी क्या करता है, ये अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, अननोइंगली बोल सकते हैं आप, अननोइंगली डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। उसके बाद इसका जो मेजर रोल है, ठीक है, इट इज हेल्प इन ऑटोफेजी। ऑटोफेजी बोले तो अंदर सपोज सेल के अंदर के कोई ऑर्गेनल डेड हो रहे हैं तो उसे खाने का काम। ठीक है, डेड बॉडी को सेल के अंदर घूमते रहे कोई काम की बात नहीं है, तो उसे तोड़ने का काम और क्लियर करने का काम, ये क्या है, इसे कहते हैं ऑटोफेजी। उसके बाद अगर और मैं फंक्शन कहूं तो इट लाइसोसोम्स जो है इट ब्रेक डाउन द पैथोजेंस coming inside cell। ठीक है, ये भी लाइसोसोम के फंक्शन में आता है। तो ये मेजर कुछ कैरेक्टर्स लाइसोसोम के अपने को देखने मिलते हैं। उसके बाद एक छोटा सा मैकेनिज्म है लाइसोसोम का। पहले स्ट्रक्चर देखो लाइसोसोम का कि इस टाइप का ये कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर सेल ऑर्गेनल है। उसमें ये क्या है, उसके मटेरियल है। ठीक है, सैप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एसिडिक सैप। ठीक है, तो ये कैसा है, इट इज यूनिमेम्ब्रेनस, सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन का बना हुआ है। और अंदर क्या होंगे इसके, इस एसिडिक सैप में इट कंटेन एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो सीधी बात है ना, एसिडिक पीएच पे मटेरियल का ब्रेकडाउन काफी आसानी से हो जाएगा। ठीक, एक छोटा सा मैकेनिज्म है लाइसोसोम से रिलेटेड, वो शॉर्ट में देख लेते हैं और उसके बाद फिर रुक जाएंगे आज पे। तो मान के चलो कि ये कोई एक सेल है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये कोई एक बैक्टीरिया था मान लो। ठीक है, ये बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर हुआ और सेल ने इसे अपने अंदर ऐसे ले लिया। ठीक है, अब जब ये अंदर आया तो कुछ ये इस फॉर्म में था। ठीक है, अब सेल में कौन घूम रहे थे, यहां पे ये थे लाइसोसोम्स। ये क्या थे, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जो है इसको पकड़ लेंगे, इंगल्फ कर लेंगे अपने अंदर। तो ये हुआ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया। और अब इस बैक्टीरिया को किसने अंदर अपने ले लिया है, इस लाइसोसोम्स ने। तो लाइसोसोम के अंदर क्या है, एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है यहाँ पे। ये क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को यहाँ पे पूरा का पूरा तोड़ देंगे इसकी। ये वो लाइसोसोम और ये उसका हो गया यहाँ पे डीनेचुरेशन, पूरा का पूरा टूट गया है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया टूट गया यहाँ पे। अब क्या करेगी सेल इसे अपने अंदर से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगी। तो क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे दिख रहा है इंजेक्शन, मतलब अंदर लेना।
इंजेक्शन या इंगल्फमेंट बोल सकते हैं। और यहां पे क्या दिख रहा है तुमको, सेल एक्सक्रीशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, सेल के बाहर निकालना कोई चीज को। और ये क्या हो रहा है, दिस इज एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर एंट्री हो रही है। और ये क्या हो रहा है, सेल के बाहर इजेक्शन हो रहा है, रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जो कह सकते हैं लाइसोसोम है वो बाहर से आने वाले पैथोजेंस को मारता है, ठीक है, किल करता है या फिर तोड़ के जो सेल के बाहर है वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस टाइप से छोटा सा मैकेनिज्म है लाइसोसोम का। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली कल अपन इसको लेक्चर में जो भी अपना डाउट सेशन है उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे रुकते हैं।